ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं ऑडिट ऑफ एनबीएफसी को लेके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या बात की गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले एनबीएफसी की डेफिनेशन बोली गई है। एनबीएफसी की डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर दी हुई है, तो एनबीएफसी की डेफिनेशन दी हुई है 45 IF के अंदर। ठीक है, ऑफ आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें एनबीएफसी के बारे में बताता है कि व्हाट इज़ एनबीएफसी। तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है, इट इज़ एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी। देखो फाइनेंस नाम में ही आ रहा है, फाइनेंस कंपनी, तो इट इज़ एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी। दूसरा, इट इज़ एन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि स्टार्टिंग में नाम में आ गया नॉन बैंकिंग, तो इट इज़ ए नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी एंड विच इज़ इट प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग आवर डिपॉजिट्स और लेंडिंग इन एनी मैनर। ठीक है, तो है तो कंपनी ही, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और दूसरा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, या फिर कोई दूसरा ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो सीजी के अप्रूवल से बना हुआ हो विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, एनबीएफसी किसको बोलते हैं, तो कोई भी कंपनी को हम एनबीएफसी तब बोलने जाएंगे व्हेन इट मीट्स अ 50-50 क्राइटेरिया। 50-50 क्राइटेरिया क्या होता है कि देखो, जब कंपनी के जो असेट्स हैं, टोटल असेट्स, ठीक है, उस टोटल असेट्स का 50% करने जाएँ और उससे ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल असेट बन रहा है, व्हेन द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल असेट्स। ठीक है, टोटल असेट्स जब आप निकालने जाते हो उसमें आपको इंटेंजिबल असेट्स को कंसिडर नहीं करना, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज़ फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि भाई जो आपकी इनकम है फाइनेंशियल असेट्स से, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। तो सेकंड कंडीशन ये है। अच्छा, कोई भी एक कंडीशन मीट होगी तो चलेगा क्या, नहीं, दोनों कंडीशन मीट होगी तो ही आप बोलोगे कि इट मैच द क्राइटेरिया। ठीक है, एनबीएफसी का तो एक है इनकम मोर देन 50%, दूसरा है फाइनेंशियल असेट शुड बी मोर देन 50%। ठीक है, इतना हुआ। अब आपको क्या कराने जाएगा कि चलो आपको पता चल गया कि आप एनबीएफसी हो, आपका 50-50 टेस्ट मीट हो गया, तो अब आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है 45 IA। ठीक है, सेम आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, वो वाला जो डेफिनेशन है ना, वो अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसमें आ रहा है 1997। ये पुराना वाला एक्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए बोला हुआ है, तो इसके लिए इसमें लिखा हुआ है 1934। तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे दो एक्ट चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा, आपको रजिस्ट्रेशन कराने जाना है तो क्या बोला हुआ है कि नो एनबीएफसी इज़ अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस। ठीक है, अगर एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको सबसे पहले तो क्या लेना है, दे हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई। दूसरा, उन लोगों के पास क्या होना चाहिए, नेट ओन फंड का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। ठीक है, अब कितना क्राइटेरिया है, तो पहले ना ये क्राइटेरिया अलग था, अभी ये क्राइटेरिया अलग है। तो आज की तारीख में 10 CR का क्राइटेरिया चल रहा है जो उनको फेज़ मैनर में कंप्लीट करना है बाय 31 मार्च 2027। क्या सबके ऊपर 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, नहीं, दे आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एनबीएफसी जिन पे 10 करोड़ का क्राइटेरिया नहीं लगता, उसकी जगह पे 2 करोड़ का क्राइटेरिया लगता है। जैसे एनबीएफसी पीयर टू पीयर वाला, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर वाला, नो पब्लिक फंड्स, नो कस्टमर इंटरफेस, तो इन लोगों का काम उतना बड़ा नहीं है, तो इन लोगों को बोला है कि आपके पास अगर नेट ओन फंड 2 करोड़ के हैं तो भी काम चल जाएगा। तो दिस इज़ बेसिक कि भाई आपको कब रजिस्ट्रेशन कराना है और क्या रेगुलेशन लगते हैं एनबीएफसी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फिर बात की गई है इसमें, और वो बात की गई है कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कि एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड है उनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले इसको डिपॉजिट के बेसिस पे किया गया है कि ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करती हैं या नहीं करती हैं, तो दैट इज़ डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। देन सेकेंड है, दोबारा से क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दैट इज़ पहला हो गया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और दूसरा हो गया नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिपॉजिट्स के बेसिस पे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नॉन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और एक्सेप्ट कर रहे हो तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इसको एक्टिविटीज़ के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है एनबीएफसीज़ को, जिसमें अलग अलग तरीके की एनबीएफसीज़ बताई हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके की ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ भी है। ओके, अभी जैसे हमने पढ़ा ना रजिस्ट्रेशन का, तो क्या सारी कंपनीज़ को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज़ को ही रजिस्ट्रेशन कराना है, सब एनबीएफसी को रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों, इनको क्यों नहीं कराना, क्योंकि कुछ कंपनीज़ को कुछ एनबीएफसी को एग्जम्पशन दिया गया है क्योंकि वो समहाउ कहीं और से कंट्रोल हो रही है। तो अगर उनके ऊपर कोई दूसरा रेगुलेटर
रेगुलेटर लग रहा है तो उनको यहाँ पे मना कर दिया है कि भाई फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने से आपको एग्जम्पशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक का एक्ट लग जाता है। देन दूसरा मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, उनको से भी कंट्रोल करती है। स्टॉक एक्सचेंजेस से भी कंट्रोल करने जाती है, ठीक है। कोई स्टॉक ब्रोकिंग या सब ब्रोकिंग का काम करती है तो वहाँ सेबी लग रही है। वेंचर कैपिटल फंड अगेन सेबी। निधि कंपनीज हो गया, एमसीए उसको कवर कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी हो गया तो IRDA उसको कवर कर लेता है। चिट कंपनीज हो गई, चिट फंड एक्ट है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गया, फिर मतलब इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग जगह पे कवर हो रही है, तो उन लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज करके भी है, दैट इज़ लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहाँ पे ना लिमिट बोली हुई है। लिमिट क्या बोली हुई है कि भाई किनको एग्जम्पशन दिया गया है, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन तो दिया है, पर कब दिया है, अगर उनका असेट साइज कितना है, लेस देन 100 करोड़ है तो, या फिर जिनका असेट साइज है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, पर दे आर नॉट एक्सेसिंग दी पब्लिक फंड्स, ठीक है। तो देखने जाना है अगर 100 करोड़ तक हो तो भाई आप एग्जाम्प्ट हो, पर अगर 100 करोड़ के ऊपर जा रहे हो और अगर आपका पब्लिक इंटरफेस नहीं है तो ही आपको क्या दिया जाएगा, तो ही आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ तक बात हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि जो NBFCs है ना उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया। क्लासीफाई कैसे किया गया कि इनको ना लेयर्स में डिवाइड किया गया कि भाई ये इस लेयर में जाएगा, ये इस लेयर में जाएगा, तो वो थोड़ा याद रखना है। तो सबसे पहले आता है बेस लेयर का काम, ठीक है। बेस लेयर में कौन सी आती है, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली आ जाती हैं, जिनका भी असेट साइज इज़ अप टू 1000 CR वो। फिर सेकेंड एक्टिविटीज़ के बेसिस में कुछ NBFCs को स्पेसिफिकली यहाँ पे रखा गया है, जैसे NBFC पीयर टू पीयर, अकाउंट एग्रीगेटर वाली, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और NBFC नॉट हैविंग पब्लिक फंड्स और नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस वो वाली। तो ये हो गई बेस लेयर। नॉन डिपॉजिट टेकिंग, पीयर टू पीयर, अकाउंट एग्रीगेटर, फिर नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और फिर उसके बाद नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स और नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने मिडिल लेयर की बात करने जाएँ तो मिडिल लेयर में रखा गया है दैट इज़, देखो नॉन डिपॉजिट टेकिंग 1000 करोड़ से कम आती तो यहाँ पे 1000 करोड़ से ज़्यादा वाली आ जाएगी। 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा हो तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो तो यहाँ आ जाओगे। दूसरा, अगर डिपॉजिट टेकिंग हो तो भी आप यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। और अगर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या आती है, तो जैसे यहाँ पे आती है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो ये 5 याद रखना है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये किस में है, ये है मिडिल लेयर में। और बेस लेयर में क्या थी, तो वो थी पीयर टू पीयर, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, NBFC नॉट अवेलेबल फॉर अवेलिंग पब्लिक फंड, या फिर नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है अपर लेयर की बात। अपर लेयर में क्या है, अपर लेयर में बोला है कि जो भी NBFC असेट साइज़ के बेसिस पे टॉप 10 होंगी उनको हम कहाँ रख देंगे, अपर लेयर में रख देंगे। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा याद नहीं करना। देन टॉप लेयर में क्या बोला हुआ है, तो यूजुअली खाली रहेगा, पर हाँ अगर किसी NBFC में सब सिस्टमेटिक रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको अपर लेयर से मूव करके टॉप लेयर में डाल देंगे। तो ये भी ऐसा याद नहीं करना, ठीक है। अब जैसे हमने ये पढ़ा कि ये बेस लेयर है, ये मिडिल लेयर है, टॉप लेयर है, अपर लेयर, तो क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा, नहीं। देयर आर चांसेस कि इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो, तो हमें मेजरली टॉप लेयर तो याद नहीं करना, बाकी तीनों को याद करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया, P2P अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और जिनके पास पब्लिक फंड्स नहीं है या कस्टमर इंटरफेस नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा छोटी कंपनीज जैसा ट्रीट हो रहा है। याद है इनका नेटवर्क फंड का रिक्वायरमेंट भी कम था, ये तो 2 करोड़ ही मांग रहे थे। तो पीयर टू पीयर अकाउंट एग्रीगेटर और वो पढ़ा था हमने कस्टमर इंटरफेस वाला। तो इनको क्या बोला गया, आपको तो हमेशा कहाँ रहना है, बेस लेयर में रहना है। तो इनकी बात खत्म हो गई, तो इस साइड वाली हमें सारी आ गई। अब एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अगर हम बाकी की बात करें तो एक हमारा है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, और दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये कहाँ रहेंगे, ये हमेशा मिडिल में ही रहेंगे, तो ये हमारे लिए अलग हो गई। फिर इसके बाद डिपॉजिट टेकिंग और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हो गया, ये जो हमने पढ़े थे ना मिडिल लेयर में, ये सारी के लिए, इन सब के लिए क्या बोला गया कि ये मिडिल में भी आ सकती है, क्योंकि इनमें अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ये अपर लेयर में भी जा सकती है। फिर उसके बाद बाकी कंपनीज थी जैसे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज, जब हमने टाइप के बेसिस पे पढ़ा था ना कि एक्टिविटीज़ के बेसिस पे NBFC का क्लासिफिकेशन होता है, तो उसमें था एक हमारा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC फैक्टर, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, ये किसी भी लेयर में जा सकती है, तो इनके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है,
ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करने जाएँ तो गवर्नमेंट ओन जो एनबीएफसी होती हैं वो हमारी कहाँ आती हैं, तो दैट कैन बी इन बेस लेयर और दैट कैन बी इन मिडिल लेयर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फर्स्ट हुआ कि भाई एनबीएफसी क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो सब। एक छोटा सा पॉइंट है कि एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, तो दे आर 4 पॉइंट्स जो यहाँ पे कवर किए गए। पहला, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, टर्म डिपॉजिट ले सकती है। ठीक है। देन सेकेंड, एनबीएफसी किसी भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकती और वो चेक इश्यूज़ नहीं कर सकती जो उनके ऊपर ड्रॉ किए गए। देन नेक्स्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस का फैसिलिटी जो होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो देती है, DICGC, वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं होता है एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स के पास। देन उसके बाद लास्ट, नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर। तो नेक्स्ट बात क्या बोली गई ये, तो ये हमारा पूरा बेसिक रिगार्डिंग टू रजिस्ट्रेशन और वो सारा ये बात बोला गया है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोला गया है कि जितनी भी एनबीएफसी है ना उनको मेंटेन करना है कैपिटल रेशियो। ठीक है, जिसमें Tier 1 भी आएगा और Tier 2 कैपिटल भी आएगी। और जो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ इट्स एग्रीगेट रिस्क वेटेड असेट ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम। मतलब टोटल कितना चाहिए, 15% चाहिए। और आप जो 15% करने जाओगे किस बेसिस पे करने जाओगे, तो रिस्क वेटेड असेट के ऊपर करने जाओगे। ठीक है, ये Tier 1 और Tier 2 को टोटल बोला गया है। इसके अलावा बोला गया है कि जो Tier 1 है ना, वो कम से कम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10%। पर अगर जो एनबीएफसी है ना वो किस में इंगेज है, वो है इन द लीडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, और जैसे मुथूट फाइनेंस हो रहा है वैसा अगर कुछ है ना, तो उसके केस में उनको Tier 1 कैपिटल कितनी रखनी है, तो वो रखनी है उनको 12%। तो क्या क्या लिमिट हुई, तो हुई 15%, उसके बाद 10%, उसके बाद 12%, टोटल चाहिए 15%। और अकेले Tier 1 का चाहिए 10%, और अगर गोल्ड ज्वेलरी में हो तो 12%। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आया रिस्क वेटेड असेट। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है आपके बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स होंगे, तो देयर आर चांसेस कि भाई कुछ आइटम्स में रिस्क ज़्यादा होगी और कुछ आइटम्स में रिस्क थोड़ा कम होगी। तो आपको वो रिस्क एडजस्ट करना है और उसके बेसिस पे आपको वैल्यू निकालने जाना है। ठीक है, तो जैसे कैश बैंक है, अप्रूव सिक्योरिटीज़ है, लोन एडवांस फुली सिक्योर्ड है, या फिर आपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे के रखा, TDS डिडक्ट होकर रखा है, आपका एडवांस टैक्स होकर रखा है, इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट लेना है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। ठीक है, फंड बेस्ड क्लेम है सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी क्लेम्स है, या स्टेट गवर्नमेंट के अपने सिक्योरिटीज़ हैं। तो इन सब के लिए हमारा क्या है, तो इन सब के लिए हमारा रिस्क है 0%। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है, हमारा पैसा हमारे पास ही है, तो क्या रिस्क। ठीक है, देन सेकंड आता है इसमें 20% का केस, जिसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट के गारंटी वाले क्लेम्स विच हैव नॉट रिपेड इन डिफ़ॉल्ट, और अगर वो डिफ़ॉल्ट में रहे भी हैं तो अभी 90 दिन पूरे नहीं हुआ। तो दूसरा ये हो गया। देन इसके बाद आता है ऑल असेट्स कवरिंग PPE एंड पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट, जिसको अपने शॉर्ट में CODP बोल देते हैं। ठीक है, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन एग्जिस्टेंस इज मोर देन ऑफ 1 ईयर ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। तो इसके लिए हमारा रेट क्या है, 50%। तो इसको याद रखना है, ये PCOD वाला और दूसरा PPE वाला। ठीक है, तो एक 0% में क्या चीज़ आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं या कैश बैंक, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। या एम्प्लॉय को पैसा दे के रखा, सिक्योर लोन दे के रखा, तो वो सारी चीज़। 20% में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है बॉन्ड्स ऑफ PSU और दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट की क्लेम्स जो डिफ़ॉल्ट में नहीं है या डिफ़ॉल्ट में थे 90 दिन के लिए। उसके बाद ये PPP एंड PCOD वाला हमारा आ जाता है 50% वाला। इसके अलावा वाली जितनी भी असेट्स है ना, वो आपको 100% की कैटेगरी में रखनी होती है। तो अगर नाम से बात करें, तो जैसे FDs हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, किसके, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो ये आपको अलग रखना है। फिर शेयर्स हो गए कंपनी के, डिबेंचर्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, ठीक है, यूनिट्स हो गए म्यूचुअल फंड्स के, तो वो आपको अलग से रखना है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। इसके बाद करेंट असेट्स में बात करा जाए तो स्टॉक हो गया, ठीक है, उसके बाद इंटर कॉर्पोरेट लोन्स हो गए, आपके पास डिपॉजिट्स हो गए, आपने कोई अदर सिक्योर्ड लोन्स और एडवांसेस दे के रखे हैं, आपने बिल परचेज या करा है या फिर कोई डिस्काउंट करके रखा है, तो वो हो गया। जितने भी असेट आपने लीज आउट करके रखे हैं, जैसे प्रीमाइस हुआ, फर्नीचर हो गया, फिक्चर्स हो गया, तो वो सब हो गया। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के गारंटेड वाले क्लेम्स, और कौन से वाले, 90 डेज से कम वाले तो वहाँ पे कवर हो गए थे 50% वाले केस में। तो यहाँ पे कौन से आएंगे, जो 50% से 90 डेज से ज़्यादा वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे कितना परसेंट लगने वाला है, तो इन सब पे लगने वाला है हमारा 100% रिस्क वेट। और वो लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, और वो आपका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए कितना, टोटल में 15%, और अकेला Tier 1 की बात करें तो 10%। और अगर टोटल वैसे देखने जाएँ तो वो 10% विल बी चेंज इनटू
12% अगर वो क्या है, वो अगर गोल्ड लोन वाला काम करते हैं तो, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक एक पॉइंट, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है इनकम रिकॉग्निशन का, कि भाई आपको इनकम कब रिकॉग्नाइज करने जाना है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वही लगाओगे, इट शुड बी रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनकम में आपका जो इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, हायर चार्जेस है, लीज रेंटल है, ठीक है, वो अगर एनपीए हो गए हैं तो आप उनको जो रिकॉग्नाइज करने जाओगे तो वो तब रिकॉग्नाइज करने जाओगे जब वो एक्चुअली में रियलाइज़ हो जाए। मतलब एनपीए बनने के बाद तो आप क्या करने वाले हो, उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करने वाले हो, ठीक है। चलो, जब तक एनपीए नहीं बना था तब तक तो हमने उसको क्या करा होगा, हमने उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो अब उसका क्या करें, तो क्योंकि अब वो एनपीए बन गया है और आपने उसकी इंटरेस्ट को क्या कर दिया है, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर दिया है, तो जितनी इंटरेस्ट आपने एक्रूअल बेसिस पे या जितनी इनकम आपने एक्रूअल बेसिस पे बुक करी है उसको अब आपको क्या करना रहेगा, उसको अब आपको रिवर्स करना रहेगा। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको जो इनकम बुक करने जाना है वो कैश बेसिस पे करना है एनपीए पे, और पहले का जितना करा हुआ है उसको आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। डन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी जाती है क्लासिफिकेशंस की, मतलब आपके जो भी असेट्स हैं उनको आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। एक है आपका स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट, लॉस असेट, और देन लास्ट में एक एनपीए को समझाया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड असेट के लिए। स्टैंडर्ड असेट किसको बोलेंगे, जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट को लेके, ठीक है, और जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो हमारे मतलब जिसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ही रिस्क है, नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा उसमें रिस्क नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड असेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट कब बोलेंगे, देखो अगर वो एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, खाली ये वाली एनबीएफसी, ठीक है, तो इसके लिए तो कितने दिन बोले गए, इसके लिए बोले गए 18 महीने। अगर वो अप टू 18 मंथ्स तक में है, ठीक है, और वो एनपीए बन गई थी और एनपीए वो 18 महीने तक के लिए बनी है, कौन सी वाली एनबीएफसी में, एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड असेट। ऐसे ही बाकी दोनों एनबीएफसी कौन सी हो गई, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग। तो उसके लिए क्या बोला हुआ है, उसके लिए बोला हुआ है अप टू 12 मंथ तक जो एनपीए था उसको हम कहाँ पे रखेंगे, उसको हम रखेंगे सब स्टैंडर्ड। अब हम रख ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा क्या बनता है, प्रोविज़न बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ स्टैंडर्ड है, कौन सी चीज़ सब स्टैंडर्ड है, ताकि उसमें प्रोविज़न में कुछ गलती ना हो। डन। तो स्टैंडर्ड किसको बोला था, जिसमें कोई रीपेमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, जिसमें कोई हमारा रिस्क नहीं था नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा। सब स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड बोलते हैं जब वो एनपीए थी, और एनपीए कितने टाइम के लिए थी, 18 महीने या 12 महीने के लिए, तो उसको अपने बोलते हैं एनपीए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बोली गई है, देखो मान के चलो आपका कोई अपने कोई एग्रीमेंट करा था, ठीक है, रिगार्डिंग एनी लोन वगैरह समथिंग ऐसा, और वो क्या हुआ बाद में जाके आपने उसको नहीं चुकाया। अब आप नहीं चुका पाए ना, तो आप गए और आपने उसको क्या करा दिया, रीशेड्यूल करा दिया। अब क्योंकि आपने उसको रीशेड्यूल कराया ना, तो अब वो एनपीए तो रहा नहीं, अब वो तो नॉर्मल बन जाएगा। तो क्या अब हम उसको स्टैंडर्ड बना देंगे, तो नहीं, हम उसको सब स्टैंडर्ड में ही रखेंगे। कब तक, 1 साल के लिए, तब जब तक वो उसका एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। जब आपको लगे 1 साल तक कि नहीं आप तो ये टाइम पे पेमेंट कर रहा है, तो अब उसको आप क्या कर सकते हो, देन उसके बाद आप उसको सोच सकते हो स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन 1 साल तक के लिए तो वो क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड। तो 2 पॉइंट है सब स्टैंडर्ड में, एक 18 महीने 12 महीने, और दूसरा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये रीशेड्यूलिंग, रीनेगोशिएट या रीस्ट्रक्चर कराया आपने किसी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को, तो उसके केस में। देन नेक्स्ट आता है डाउटफुल असेट। डाउटफुल असेट किसको बोलते हैं, और उसमें क्या बोला था, अप टू 18 मंथ, अप टू 12 मंथ। यहाँ पे क्या बोला, मोर देन 18 मंथ, मोर देन 12 मंथ, तो उसको किस कैटेगरी में रख देंगे, डाउटफुल डेट में, ठीक है। अगर वो कोई एनपीए रहा है 18 महीने से ज़्यादा या 12 महीने से ज़्यादा तो। देन नेक्स्ट लास्ट है लॉस असेट। लॉस असेट को क्या बोला हुआ है, लॉस असेट को बोला हुआ है कि देखो कोई एक असेट है जो एनबीएफसी ने आइडेंटिफाई की, या उसके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की, ठीक है, ड्यूरिंग दी इंस्पेक्शन, ठीक है, उसको लगा कि नहीं यार इससे तो पैसा नहीं मिलेगा, ये तो लॉस असेट जैसा ही है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप साइड में करके रख सकते हो। दूसरा, कोई ऐसी असेट जिसपे ना बहुत ज़्यादा थ्रेट है, थ्रेट ऑफ वॉट, टू रिकवरेबिलिटी, ड्यू टू कि भाई उसका जो सिक्योरिटी है ना, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गया है, या हमारे पास उसकी सिक्योरिटीज़ नहीं है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ या फिर कोई ओमिशन हुआ है ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोअर, तो हम उसको क्या ट्रीट करवा सकते हैं, हम उसको करा सकते हैं लॉस असेट। मतलब हमें ऐसा लगता है कि इसका पैसा रिकवर होगा ही नहीं, ठीक है, या दे आर वेरी लेस चांसेस, क्योंकि हमारे पास कोई उसका बैकअप के लिए कुछ नहीं है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं लॉस असेट, ठीक है।
अब यहाँ पे जो पढ़ा है कि भाई ये है ये है, किसके लिए पढ़ा, प्रोविज़न बनाना है इसके लिए। तो प्रोविज़न कैसे कैसे बनाना होता है, तो सबसे पहले आता है इसमें लॉस असेट। अब ये तो हम आपको बहुत ज़्यादा ही डाउट हो रहा था, इसमें 100% पूरा प्रोविज़न बना दीजिए। देन डाउटफुल अगर अनसिक्योर्ड है तो उसमें भी 100% बना दीजिए। अगर सिक्योर्ड है और 3 साल से ऊपर चला गया है तो 50%, 1 से 3 साल के अंदर है तो 30% और 1 साल के अंदर है तो 20%। तो 100, 100, 50, 30, 20, ये हो गया लॉस असेट, डाउटफुल असेट। फिर आता है हमारा सब स्टैंडर्ड पे बनता है 10%। और फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, वही नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो है उसके लिए है 0.25 और अदर्स के लिए है हमारा 0.40। तो ये हमारा क्या है, प्रोविजनिंग का रिक्वायरमेंट है। तो 100, उसके बाद 50, लॉस असेट 100, अगेन हमारा डाउटफुल असेट 100, उसके बाद सिक्योर्ड है पर मोर देन 3 ईयर्स के लिए, अगर वो उससे पेमेंट नहीं आया, मोर देन 3 ईयर हो गया डाउटफुल रहे हुए तो 50%, 1 से 3 साल है तो 30% और 21 साल था तो फिर 20%। सब स्टैंडर्ड बन गया है तो 10%, स्टैंडर्ड है पर अदर्स वाली कैटेगरी में है तो 0.40%, स्टैंडर्ड है पर एनडी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो उसके केस में 0.25%। ठीक है। अब हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना कि आपको 18 महीने 12 महीने का क्लासिफिकेशन करना है, और अब वो किस बेसिस पे करना है, अगर वो एनपीए बन गई है तो एनपीए बन गई है तो कोई भी असेट एनपीए बनती कब है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट। ठीक है, कि आप कब किसी को एनपीए बोलने जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बोले गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई असेट है जिसकी इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गई है, ठीक है, कोई टर्म लोन है जो अनपेड है फॉर द, उस पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिली है, ठीक है, उसकी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू चल रही है। उसके अलावा कोई डिमांड या कॉल लोन है जिसकी इंटरेस्ट बाकी है, उसका पैसा हमें नहीं मिला है। कोई बिल है जो 6 महीने से ओवरड्यू चल रहा है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। देन इसके बाद कोई आपको इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट टू कोई डेट या फिर कोई इनकम रिसीवेबल्स के बेसिस पे जो आपने करेंट असेट्स दिखा के रखा है फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस वगैरह, उसके ऊपर कि आपको इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिली है, उसकी जो फैसिलिटी है वो 6 महीने से ऊपर ओवरड्यू हो गई है। ठीक है, कोई ड्यूज़ हैं ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ असेट, आपने कोई असेट बेची है, कोई सर्विसेज दी या आपने कोई खर्चे वगैरह इंकर किए लेकिन वो अभी तक ओवरड्यू है, अभी तक आपको उसका पैसा नहीं मिला, तो 6 महीने से ऊपर, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, उसको अपने बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। सबके लिए 6 महीने का लिमिट है क्या, देखो अगर वो एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो 6 महीने, पर अगर वो बाकी दोनों कैटेगरी में आती है, मतलब एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग, तो उसके लिए लिमिट है 3 महीना। ठीक है, तो 6 मंथ्स एंड 3 मंथ याद रखने हैं कि भाई कोई एनपीए कब बनता है। इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, और वो स्पेशल पॉइंट है रिलेटेड टू लीज रेंट एंड हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट। वो अगर 12 महीने से ऊपर ओवरड्यू होगा तब जाके हम उसको एनपीए बोलने जाएंगे। अच्छा, सबके लिए 12 महीने है क्या, तो नहीं, सेम लॉजिक है। 12 महीने हमारा किसके लिए है, तो सिर्फ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए, बाकी सबके लिए तो 3 महीने ही रहेगा। तो आपको याद कैसे रखना है, तो देखो जितने भी हमारे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और डिपॉजिट टेकिंग है उनके लिए तो फिक्स ही है 3 महीना, उसके लिए आपको नहीं सोचने जाना। पर जो हमारी है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, उसके लिए कहीं कहीं पे है 12 महीना और कहीं कहीं पे है 6 महीना। तो कहीं कहीं बस 2 ही जगह पे है, एक है लीज रेंट और एक है हायर परचेस। ठीक है, अगर आप इसमें काम करोगे तो आपको 12 महीने देखना है, बाकी सारे केसेस में आपको उधर क्या देखना है, तो वो देखना है आपको 6 महीने। डन। फिर इसके बाद बात की गई है, एक और पॉइंट है कि भाई अगर आपने कोई लोन एडवांस या क्रेडिट फैसिलिटी देख के रखी है और उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और आप सेम बोरोवर को क्या कर रहे हो, कोई दूसरा फैसिलिटी प्रोवाइड करो ऊपर में से जो भी बताया उसमें से कोई भी, तो वो भी क्या बन जाएगा, एनपीए। तो सिंपल से बोला है तो एनपीए जो रहेगा ना वो बोरोवर वाइज रहेगा, फैसिलिटी वाइज नहीं रहेगा। मतलब मैंने कोई 2 चीज़ें लेके रखी हैं, अगर एक में मैं एनपीए बन गई हूँ तो दूसरे में भी बन जाऊँगी, तो इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, सिंपल समझने जाएँ तो सबसे पहले ड्यू डेट आई, ड्यू डेट के बाद आप कोई चीज़ किस में रहती है, पहले स्टैंडर्ड में रहती है। ठीक है, कब तक रहती है, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना। 3 महीना किसके लिए, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकिंग। 6 महीने किसके लिए, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग। 12 महीने किसके लिए, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, पर उसमें से 2 ही केस आएंगे, लीज रेंट और हायर परचेस। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड हो तो आपके पास प्रोविज़न बनेगा, कितना बनेगा, अगर आप नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो तो 0.25% का, और अदर्स हो तो 0.40% का। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड का टाइम पीरियड खत्म होगा, फिर आप सब स्टैंडर्ड में आओगे। सब स्टैंडर्ड कब बोला जाएगा, अगर आप
12 महीने के अंदर हो या 18 महीने के अंदर हो तो ठीक है। 12 महीने किसके लिए, तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकिंग, और 18 महीने किसके लिए, तो नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए, ठीक है। सब स्टैंडर्ड रहते तो कितने का प्रोविजन बनता है, तो वहाँ पे आपका प्रोविजन बनता है 10% का। उसके बाद आपका स्टेटस आता है डाउटफुल का। डाउटफुल में 12 महीने से ऊपर निकल गए या 18 महीने से ऊपर निकल गए। 12 महीने से ऊपर निकल गए तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकिंग। 18 महीने से ऊपर निकल गए तो नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए, ठीक है। इधर 2 कैटेगरी है, अगर सिक्योर्ड हो तो कितना बनेगा 20%, 30%, 50%। अगर अनसिक्योर्ड हो तो कितना आपको बनाना है प्रोविजन 100%। सेम गोज़ फॉर लॉस असेट। लॉस असेट के लिए भी आपको कितना बनाना रहता है, तो वो बनाना रहता है 100%। तो ये हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट हो गया, दैट इज़ योर कंप्लीट प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो हैं वो सब, ठीक है। इसके बाद बात करी गई है इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके कि कोई भी एक एनबीएफसी है उसका क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा। एज एन अकाउंटेंट आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आप बिज़नेस को समझने जाओगे, नॉर्मल जो अपना होता है, पहले तो वो सब भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बिज़नेस को समझने जाएंगे। तो बिज़नेस समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखना है उसका एओए एमओए, ठीक है, ताकि हमें पता चले वो किस टाइप का बिज़नेस है। उसके बाद आप बिज़नेस की पॉलिसी देखोगे, ठीक है, ताकि आपको बिज़नेस की एक्टिविटी पता चल पाए। उसके बाद आप चाहो तो मिनट्स ऑफ बोर्ड देख सकते हो, कमेटी मीटिंग के मिनट्स देख सकते हो, ठीक है, ताकि पता चले कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या डिस्कशन कर रहा है वो सब। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी अश्योर करना है कि भाई मेक श्योर करना है कि वो किस बिज़नेस एक्टिविटी में है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, उसी के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करने जाओगे, और क्लासिफिकेशन करोगे उसी बेसिस पे उसके प्रोविजंस वगैरह लगेंगे, ठीक है, कि भाई वो एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट, नहीं कर सकती है तो क्या रहेगा, नहीं कर सकती है तो क्या रहेगा, वो सब चीज़ें। और हमारा ऑडिट प्रोसीजर भी क्या रहेगा, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई पब्लिक डिपॉजिट है नहीं है, वो सब हमें देखना पड़ता है। डन। देन नेक्स्ट उसके बाद आपने, ठीक है, बिज़नेस समझ लिया। बिज़नेस समझने के बाद आप क्या करने जाओगे, अब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखने जाओगे। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखते टाइम हम क्या लगते हैं भाई, ऐसे 315 के पॉइंट्स की भाई अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले लो, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले लो, नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड देख लो ऑडिट प्रोसीजर का, तो वो हो गया। देन नेक्स्ट है आपको देखना है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली वर्क करें या नहीं करें, और वो एडुक्वेट है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, मीन आपका काम क्या है, क्योंकि आप एनबीएफसी हो तो पैसा दिया हुआ है तो पैसा आना है, तो आपको ये देखना है कि हाँ कि एनबीएफसी में एक इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए फॉर दी रिकवरी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है वो जो पीरियोडिकल रिव्यू का जो सिस्टम होगा कि भाई आप कैसे करते हो, अगर इनकेस अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको कैसे पता चलता है, कोई डिले हो रहा है तो आपको कैसे पता चलता है, तो वो आप वो देखोगे, आप उसका अच्छे से मॉनिटरिंग करोगे और फॉलोअप लोगे। अगर वो नहीं है तो फिर आपको ये देखना है कि फिर भाई आप डिटेक्शन कैसे करते हो, स्टार्टिंग में ही आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कोई डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि अगर आप डिटेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर उसके केस में आपके एनपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके लिए डन। ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। पहला क्या था, बिज़नेस समझना। बिज़नेस समझने के थे 4 पॉइंट, जिसमें था एमओए एओए, बिज़नेस पॉलिसी, मिनट्स वगैरह समझना, और लास्ट में प्रिंसिपल बिज़नेस को आइडेंटिफाई करना। जब आप इंटरनल कंट्रोल समझने जाओगे तो वहाँ पे हमारी 4 पॉइंट है। पहला है अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड डिसाइड करना। दूसरा है इंटरनल कंट्रोल्स देखना कि वो इफेक्टिव वर्क हैं या नहीं है। फिर तीसरा था इफेक्टिवनेस देखना रिकवरी के सिस्टम का, और चौथा है पीरियोडिकल रिव्यू करना एडवांसेस वगैरह को, ठीक है, ताकि हमें टाइम पे पैसा वगैरह मिल पाए, अगर नहीं तो फिर वो एनपीए बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने जाना है आरबीआई का। तो ये तो हमने आगे भी सबसे पहले हमने वही देखा था कि भाई 45I ये करके सेक्शन होता है, जिसमें एनबीएफसी को क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना होता है, और नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट करना होता है। 2 करोड़ 10 करोड़ पड़ा था ना वो वाला, ठीक है। आप एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे, आप एक कॉपी कर लो, आप कॉपी ले लोगे एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, जो ग्रांट करी होगी बाय आरबीआई, और अगर नहीं है तो फिर एटलीस्ट आपके पास कॉपी ऑफ एप्लीकेशन होगा तो आप वो ले लोगे सामने वाले से, ठीक है। अगर कोई एनबीएफसी आपकी ऐसी है जो होल्ड करती है पब्लिक डिपॉजिट, तो उसको क्या करना है, एक सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करना होता है इन द लिक्विड फॉर्म्स, ठीक है, और उसके लिए उनको एक रिटर्न फाइल करना होता है क्वार्टरली बेसिस पे। तो आपको वो भी देखना है कि भाई वो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, रजिस्ट्रेशन लेना है, नेट ओन फंड मेंटेन करने हैं, आप उसका सर्टिफिकेट ले लो, नहीं तो एप्लीकेशन ले लो, और एक जो मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करना है ऑफ लिक्विड फंड वो हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करा लो। इसके बाद आपका एक्चुअली वाला ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ कि आपको पब्लिक डिपॉजिट कंपनीज़ में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तो उसकी बात की गई है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई प्रॉपर्ली क्लासीफाई है या नहीं है। दूसरा आपको देखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आ रहा है तो आपको आपकी एनबीएफसी को एक क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। और वो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आपका एक क्वांटम डिसाइड हो जाता है कि आप कितने तक का पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आपके पास वो क्रेडिट रेटिंग का कॉपी है या नहीं है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि वो जो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ही आपने लोन ले आपने पब्लिक डिपॉजिट लेके रखे या नहीं देके रखे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करने जाएँ, अगर क्रेडिट रेटिंग चेंज होती है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके पब्लिक डिपॉजिट्स हैं जो आपने लिए हैं वो भी टाइम फ्रेम के अंदर ही चेंज हो जाने चाहिए, और आपको आरबीआई को उसको इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाता है, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा, तो आपको अपने फंड्स को क्या करने पड़ेंगे, रेगुलाइज करना पड़ेगा। और इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है पहली चीज़ तो आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है फ्रॉम एक्सेप्टिंग फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप लिमिट के नीचे चले गए हो, तो आपका लिमिट वैसे भी कम हो गया होगा, तो आप नए तो कैसे ही ले सकते हो, तो वो मना कर देना है। एज वेल एज आपको कोई रिन्यू भी नहीं करना है एग्जिस्टिंग डिपॉजिट। दूसरा, जितने भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट हैं वो आपको रन ऑफ कर देने हैं टू मैच्योरिटी, मतलब तब तक आप चलाओगे और उसके बाद आप उनको पे ऑफ कर दोगे। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है विद इन 15 डेज टू द रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, ठीक है, कि भाई हमारा लिमिट जो है वो कम हो गया है, तो उसके केस में अभी हम नहीं ही ले सकते पैसा वैसा, वो सारी चीज़ें, तो वो आपको जाके बताना भी है। डन। और हाँ, यहाँ पे जो रिन्यू की बात करी गई है ना, तो कोई भी एनबीएफसी अपनी मर्जी से रिन्यूअल नहीं कर सकती, उनको कंपलसरी क्या है, उनको कंसेंट लेना ही पड़ेगा किसका, डिपॉजिटर का, उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट क्या हुआ, आपको क्लासिफिकेशन चेक करना था कि भाई प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है या नहीं। दूसरा है कि भाई जो क्वांटम है सीलिंग लिमिट का पब्लिक डिपॉजिट का एज पर द क्रेडिट रेटिंग, वो आपने मेंटेन किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है, आपका अपग्रेड डाउनग्रेड हो रहा है या बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया है, तो आपको क्या क्या करना रहेगा वो। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, आपको बेसिक सारी चीज़ें चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट के ऊपर क्या रहेगा, इंटरेस्ट वगैरह रहेगा, ब्रोकेज कमीशन रहेगा, तो आपको चेक करना है, टेस्ट चेक करना है कि वो हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि भाई जो आपने डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट किए हैं या रिन्यू करे हैं, वो आफ्टर द रिटन एप्लीकेशन ऑफ डिपॉजिटर ही किए होंगे, क्योंकि बिना उसकी मर्जी के तो आप कर ही नहीं सकते थे। देन नेक्स्ट, आप डिपॉजिट का रजिस्टर चेक कर सकते हो, आप टेस्ट चेक कर सकते हो, उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप चाहो तो एनबीएफसीज़ का पेमेंट भी देख सकते हो कि भाई जो पेमेंट्स हैं वो टाइम पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके डेट्स ड्यू डेट्स पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई डिफ़ॉल्ट या डिले तो नहीं है, और रीज़न है तो फिर क्या रीज़न है, और एक्चुअल फिर पेमेंट कब आ रहा है, तो वो देखने जाओगे। फिर उसके बाद आपको देखने जाना है कि भाई जो आपने एज एन आपने पैसा उठाया, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड सिक्योरिटीज़ में जो अगर आपने किया है तो वो अप्रूव्ड है या नहीं है, और आपने उनको एक सेफ कस्टडी में ही लॉक किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है, एनबीएफसी टाइम पे रिटर्न भर रही थी या नहीं भर रही थी। अगर एनबीएफसी ऐसी है जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, तो आपको चेक करना है कि भाई उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर भी लिया है तो उन्होंने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं की होनी चाहिए। अगर आपकी एनबीएफसी कैसी है, ग्रुप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो आपको चेक करना है कि एनबीएफसी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया हो कि वो जो कंपनी है वो उसी में इन्वेस्ट करेगी जो ये उसके ग्रुप कंपनी के जो भी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ हैं उनके नाम जो बताए गए हैं उन्हीं में, ठीक है। और जो ग्रुप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं उनको ये भी मेक श्योर करना है कि वो सिक्योरिटीज़ में और शेयर्स में ट्रेड ना करे जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे, ठीक है, और ना ही वो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है। इसके बाद आपका जनरल आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स चेक करने जाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट था आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी थी बिजनेस की, सेकंड पार्ट था आपको इंटरनल कंट्रोल देखना था, थर्ड पार्ट था आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट चेक करनी थी, फोर्थ पार्ट था आपको एनबीएफसी के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाने थे, फिफ्थ पार्ट था आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स चेक करने थे। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए क्या क्या बोला हुआ है, तो 5 पॉइंट बोले हुए हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखो कि भाई उन्होंने इनकम रिकॉग्निशन हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हुआ, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, प्रोविजनिंग का हुआ, कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म्स हुआ, ये सब उन्होंने फुलफिल करे या नहीं करें। दूसरा चेक करो कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एनबीएफसी के, वो डिमांड्स और कॉल लोन्स जो है अगर वो दे रहे हैं तो उन्होंने उसके लिए अपने यहाँ पे एक पॉलिसी बना के रखी हो। देन नेक्स्ट आप चेक करने जाओ कि भाई जो एनबीएफसी है उसने सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स फुलफिल किए हो, उनके एडवांसेस और अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह है वो प्रॉपर्ली क्लासीफाई हो इनटू स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, वो सब, और उसके ऊपर प्रॉपर प्रोविजनिंग होके रखी हो। जो भी इनकम है वो है वो पीएनएल पे नहीं लेके गए हों, एक्रूअल बेसिस पे, वो रियलाइजेशन बेसिस पे ही जाएगी अगर आपकी असेट एनपीए बन गई है तो।
और उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर्ली क्लासीफाई किए होने चाहिए एनपीए में। अगर कोई एनपीए लास्ट ईयर था तो वो इस साल भी एनपीए रहेगा अनटिल एंड अनलेस वो उसके जो पेमेंट्स है वो रेगुलर वगैरह हो गए हो तो, अदरवाइज़ आप उसको एनपीए रखोगे, उसको स्टैंडर्ड में नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये सब हुआ। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है और वो पॉइंट आता है किसको लेके, फ्रॉड्स को लेके। तो चैप्टर कैसे चल रहा था, चैप्टर चल रहा था सबसे पहले मेन हमने रजिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी सारी बात की, फिर अपने गए प्रूडेंशियल नॉर्म्स को लेकर हमने काफ़ी सारी बात की, फिर उसके बाद अपने गए और फिर हमने बात किया ऑडिट प्रोसीजर को लेकर। तो मेजर अगर मैं बात करने जाऊँ तो हमने ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। देन नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड। फ्रॉड के लिए क्या बोला हुआ है, तो बेसिक पॉइंट है कि भाई फ्रॉड क्या होता है, तो अब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट हो गया, फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट का मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स हो गया, फिक्टिशियस असेट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी को कन्वर्जन करना हो गया, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी यदि फॉर योर रिवॉर्ड्स एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशन, मतलब आपको कोई पर्सनल फायदा मिल रहा था उसके लिए आपने नेग्लिजेंस करा, या फिर कैश शॉर्टेज हो गया, चीटिंग फॉर्जरी हो गई, या फिर कोई इरेगुलेटरीज हो गई इन द फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें ये बेसिक फ्रॉड में आता है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर नेग्लिजेंस हो रहा है ऑफ या फिर कैश शॉर्टेज हो रहा है या फिर इरेगुलेशन हो रहा है इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो उनको आपको फ्रॉड की तरह रिपोर्ट करना है अगर दिस इन इंटेंशन टू चीट या फिर डिफ्रॉड। ठीक है, अगर पता चला तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिपोर्ट करने जाओगे ही जाओगे। पर एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका इंटेंशन नहीं भी था, ठीक है, इंटेंशन आपका प्रूव नहीं होता, फिर भी आप उसको फ्रॉड बोल सकते हो अगर जो कैश शॉर्टेज है वो 10,000 से ज़्यादा का था, या फिर वो 5,000 से ज़्यादा था और वो किसने ढूंढा, वो मैनेजमेंट ने ढूंढा, ऑडिटर ने ढूंढा, या फिर किसी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने देखा, जो पर्सन हैंडल कर रहा है ना कैश, उसने उसको रिपोर्ट नहीं करा, विच मीन्स समहाउ कुछ गड़बड़ है। तो आपको 5,000 से ऊपर के अमाउंट को भी क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो अगर 10,000 के ऊपर है तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है, और 5,000 के ऊपर है और उसको अगर मैनेजमेंट ऑडिटर वगैरह कोई ढूंढता है तो भी आपको उसको रिपोर्ट करने जाना है। तो ये हमारी हुई फ्रॉड को लेके बात। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दैट इज़ ऑडिट चेकलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रेडिट कंपनीज, कि भाई इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनी का अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं पर छोटे छोटे जनरल पॉइंट है, तो अपने वो बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इन्वेस्टमेंट करा हुआ है ना, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास शेयर्स और सिक्योरिटीज़ वगैरह होंगे, तो आप उनको फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी वो सिक्योरिटीज़ रखी गई है वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जाके, और चाहो तो वहाँ से उनका सर्टिफिकेट भी मंगा सकते हो। ठीक है, अगर आप की जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ हैं वो डिपॉजिटरी के पास है तो आप उनसे क्या करो, एक कन्फर्मेशन ले लो। ठीक है, देन नेक्स्ट और क्या कर सकते हो, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मिनट्स होगा आप वो चेक कर सकते हो कि भाई उन्होंने रेजोल्यूशन वगैरह पास किए थे परचेज और सेल को लेके, इन्वेस्टमेंट्स के, तो वो देख सकते हो। आप मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट भी ले सकते हो कि वो ये आपको बता दें कि भाई ये जो असेट्स हैं उनको करेंट में रखना है या नॉन करेंट में रखना है, क्योंकि आपको तो नहीं पता चलेगा। देन नेक्स्ट है ये मतलब हाउ कैन यू डिसाइड ऐसा। ठीक है, तो देन नेक्स्ट है कि भाई आप क्या कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको दे दिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दे दिए, तो आप टेस्ट चेक कर सकते हो कि जो उन्होंने बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया होगा जो सेल और परचेस के टाइम पे ब्रोकर से मिला होगा, वो कि भाई वो मार्केट कोटेशन के हिसाब से है या नहीं है, उस दिन का जो रेट चला था उसी हिसाब से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि भाई क्या कंपनी को NBFC को AS13 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है या कोई दूसरा अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, तो वो देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि भाई जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं वो प्रॉपर्ली सैंक्शन होने चाहिए, लिमिट के अंदर होने चाहिए, और उसके जो भी सारी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि जो भी सिक्योरिटीज़ हैं अगेंस्ट क्रेडिट, ठीक है, वो उनका नेचर देखना है, उनका वैल्यू देखना है कि भाई कैसी सिक्योरिटीज़ हैं, और वो सब जो आपने सिक्योरिटी ली है या फिर जो भी आपने क्रेडिट दिया है वो बेस्ड ऑन द नेटवर्थ ऑफ द बोरोर हो या फिर गारंटर होना चाहिए कि भाई कल को हमें उससे पैसा रियलाइज़ हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या देखने जाओगे, आप क्लासिफिकेशन देखने जाओगे ऑफ द लोन और एडवांसेस, जिसमें आपके सब कुछ आ जाएगा, बिल परचेज करे हुए, डिस्काउंट करे हुए जो भी NBFC ने करे, कि भाई वो सब कुछ प्रॉपर्ली क्लासीफाई हुए हैं या नहीं इनटू स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर एडिक्वेट प्रोविजन बन रहा है या नहीं बन रहा है एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म, वो भी देखने जाओगे। इसके बाद आपको देखना है कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी किस हिसाब से होनी चाहिए, तो वो भी एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म होनी चाहिए और उसके ऊपर भी एडिक्वेट प्रोविजन वगैरह बने हुए होने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट अपने बात करने जाएँ तो आपने NBFC ने कुछ भी ऐसा लैंड या इन्वेस्ट नहीं किया हो जो भी लिमिट के ऊपर जा रहा है टू अ सिंगल बोरोअर या फिर टू अ ग्रुप ऑफ बोरोअर्स। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि वहाँ पे आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए फॉर द फॉलोअप एंड अप्रेजल। ठीक है, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं उसके ऊपर, एज वेल एज आप एनालाइज करोगे कि भाई रिकवरी परफॉर्मेंस का ट्रेंड कैसा रहता है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कितने NPA रहेंगे और कितने NPA नहीं रहेंगे। ठीक है, NBFC को कुछ भी एडवांस और लोन नहीं देना है अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ और अपने खुद
के शेयर्स की सिक्योरिटीज़ रख के, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिविडेंड इनकम देखना है। डिविडेंड इनकम आपको तभी बुक करने जाना है जब सामने वाले ने उसको क्या कर दिया हो, अनाउंस कर दिया हो, ठीक है। या फिर आप उसको कैश बेसिस पे भी रख सकते हो, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पे तभी रखना है जब वो सामने वाले ने अनाउंस कर दिया और आपका राइट टू रिसीव क्या हो गया, उसके ऊपर स्टैब्लिश हो गया है। डिविडेंड इनकम ऑन व्हाट, तो शेयर्स के ऊपर एज वेल एज म्यूचुअल फंड के ऊपर, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड्स और डिवेंचर्स का अगर आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो उसके केस में आप एक्रूअल बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अगर क्या होती है, प्री डिटरमाइन होती है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि भाई आप उसको क्या कर पाओ, फिर लिख पाओ, और वो एरियर में नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही आप लिखोगे, अदरवाइज आप नहीं लिखने वाले हो। देन नेक्स्ट है चार्जेस वगैरह वेरीफाई करोगे कि भाई सारे चार्जेस रिसीव और पे हो गए इन द रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ जो भी आपने लैंड करी है, बोरो करी है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप लिस्ट देखोगे सब्सिडरी और ग्रुप कंपनी की, लोगे मैनेजमेंट से, और देखोगे कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो कैसे हुए, और अगर आपने अपने यहाँ पे ही करे हैं तो अपनी ही ग्रुप कंपनी किसी कंपनी में करे हैं तो उसके केस में आप उसके वैल्यूएशन पे कैसे पहुँचे थे। इसके बाद आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इन द डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड, वो आपको इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं करना है, बल्कि टर्म लोन या फिर क्रेडिट फैसिलिटी भी ट्रीट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपको बिल डिस्काउंटिंग भी चेक करने जाना है, वेरीफाई करना है कि भाई उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट है। आप कुछ ट्रांजेक्शन्स को चाहो तो आप उसको टेस्ट चेक भी कर सकते हो विद द डॉक्यूमेंट्स मेंटेन, और आपको ये भी देखना है कि भाई जो डिस्काउंटिंग के चार्जेस है वो लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए। तो ये हमारा पूरा अपने में एक अलग क्वेश्चन हो गया, दैट इज़ योर आईसीसी कंपनीज़ को लेके क्या करना है वो। इसके बाद बात की करी है, और वो क्या करी है, ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है वो। तो ये टोटल में एक से 4-5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सारी कंपनीज पे लगेंगी, दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करते हैं उन पे लगेगी, फिर जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते उन पे लगेगी, फिर जिनको COR का रिक्वायरमेंट नहीं है उनके लिए क्या है, और लास्ट में फिर बात की जाएगी एक्सेप्शन रिपोर्ट को लेकर। तो पहले सारी कंपनीज के ऊपर जो लगता है उसकी बात करेंगे। तो जर्नल है, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई 45 IA के हिसाब से प्रिंसिपल बिजनेस का प्रिंसिपल क्राइटेरिया देखना है, और देखना है कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिखा है। फिर दूसरा आपको देखने जाना है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो कंपनी क्या एंटाइटल्ड भी है उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है उसके बेसिस पे। दूसरा आपको देखना है कि कंपनी ने नेटवर्क फंड का रिक्वायरमेंट फुलफिल किया या नहीं किया। इसके अलावा हर NBFC को क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फ्रॉम देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वो ये मेक श्योर करेगा कि जो कंपनी है वो NBFC के बिजनेस में इंगेज करती है, एज वेल एज वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करती है और वो एलिजिबल है उसको होल्ड करने के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि वो सर्टिफिकेट जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को वो मिल गया है, और एज वेल एज आपको वो सबमिट भी करने जाना है किसको, टू अ रीजनल ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ NBFC, जहाँ पे भी वो एरिया में जिस भी जुरिस्डिक्शन में वो पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। NBFC को विद इन 1 मंथ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के फाइनलाइजेशन के या बैलेंस शीट के फाइनलाइजेशन के अंदर उसको फाइल करना रहता है, पर हाँ आप 30 दिसंबर के बाद जाके उसको फाइल नहीं कर सकते। तो 1 मंथ फ्रॉम दी फाइनलाइजेशन और बट बिफोर 30 दिसंबर आपको वो क्या करना है, फाइल करने जाना है। देन ये सब किसके लिए बोला गया, तो जो ऑल कंपनीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। क्या क्या, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, ठीक है, दूसरा नेटवर्क फंड, और देन ये एक सर्टिफिकेट को लेकर बात करी गई है, ये 4 पॉइंट्स, ठीक है। फिर ऐसी NBFC जो पब्लिक डिपॉजिट होल्ड करती है तो उसके केस में ऑडिटर की ड्यूटी क्या है। इधर ना लास्ट वाले क्वेश्चन में भी समहाउ यही था, पर वहाँ पे ना वर्ड क्या यूज़ किया गया था, तो वहाँ पे यूज़ किया गया था वर्ड ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे क्या वर्ड है, तो ऑडिटर्स का ड्यूटी, तो वो देख के थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा कि वहाँ पे अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वेदर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए हैं कंपनी ने, ठीक है, टुगेदर विद द अदर बोरोवर, जैसे फ्रॉम पब्लिक से ले लिया या फिर शेयर होल्डर से ले लिया या फिर किसी दूसरी एंटिटी से ले लिया, तो वो जो भी अगर लिए हैं तो वो सब विद इन लिमिट्स हैं या नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा आपको देखना है कि जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं कंपनी ने वो क्या लिमिट के ऊपर तो नहीं जा रहा। तीसरा है कि भाई जो NBFC एक्सेप्ट करी है पब्लिक डिपॉजिट विदाउट क्रेडिट रेटिंग के लिए, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको लेना है, आपको मेक श्योर करना है कि भाई वो किसी बिना क्रेडिट रेटिंग के एजेंसी के अप्रूवल के बिना वो कोई भी ऐसा पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट ना करे। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो वो भी लिस्टेड हो एज़ पर दी RBI के डायरेक्शंस, और जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो कभी भी लिमिट के ऊपर ना जाए। आपको मेक श्योर करना है कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो है वो डिस्क्लोज किया होना चाहिए, ठीक है, रिटर्न के अंदर जो आपने सबमिट किया है, और वो करेक्टली डिटरमाइन किया होना चाहिए, और जो रेशियो है वो मिनिमम CRAR का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए, ठीक है।
क्या कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया इन द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टू द डिपॉजिटर, ठीक है, कि वो ड्यू हो गए और आपने पे नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं है, वो आपको देखना है। फिर आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स का रिक्वायरमेंट देखना है कि भाई रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, वो सब फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर क्वार्टरली रिटर्न जो भरना था वो भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे एक बोला गया है कि कंपनी को कंप्लाई करना होता है लिक्विड एसेट्स के रिक्वायरमेंट के साथ, तो आपको वो मेक श्योर करना है कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, आरबीआई को कम्युनिकेट की गई है या नहीं की गई है। यहाँ पे फॉर्म नंबर दिया हुआ है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट NBS 3 कि लिक्विड एसेट्स के लिए फॉर्म नंबर कौन सा है, तो वो है NBS 3। दूसरा है आपको अपना फर्निश रिटर्न देना था डिपॉजिट्स के ऊपर, उसके लिए भी फॉर्म नंबर दिया हुआ है, तो दैट इज़ NBS 1। तो ये दोनों चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है। तीसरा, अगर आप कोई न्यू ब्रांच का ओपनिंग कर रहे हो या न्यू ऑफिस का ओपनिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई एग्जिस्टिंग ब्रांच या ऑफिस का क्लोजर किया है या फिर कोई अपॉइंटमेंट किया है एजेंट का, तो आपने सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपको वो भी मेक श्योर करना है। ये सब किसके लिए था? ये सब था अगर आपकी NBFC क्या है, एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट, तो उसके केस में, ठीक है। ये क्या रहने वाला है, आपका ऑडिटर की ड्यूटी रहनी है कि आपको ये चीज़ें तो चेक करनी ही करनी है, तो यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अगर NBFC क्या है, नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट है, तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया होगा, तो वो देखना है। फिर आपको ये देखना है क्या कंपनी ने एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया कोई भी पब्लिक डिपॉजिट, मतलब ठीक है रेजोल्यूशन तो पास किया पर ऐसा तो नहीं कि फिर भी वो कर रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ क्या होगी, मेक श्योर करो कि उन्होंने कोई एक्सेप्टेंस तो नहीं किया है। देन तीसरा क्या बोला हुआ है, तो तीसरा बोला हुआ है आपको ये देखना है कि जो कंपनी है उसने कंप्लाई किया होना चाहिए सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह के साथ, जो भी इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग है। देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे अच्छा है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया है कि जो भी NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आपको चेक करना है कि भाई वो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो है वो उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, मिनिमम CRAR का रिक्वायरमेंट फुलफिल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्म क्या है, NBS 7। दूसरा, उनको ये क्या करना है, उनको RBI को जाके सबमिट करना है, जिसमें उन्होंने बताना होना चाहिए कि भाई मेरा इतना कैपिटल फंड है, इतना रिस्क असेट का एक्सपोजर है, इतना रिस्क असेट का रेशियो है, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर, तो वो आपको मेक श्योर करना है। तो ऊपर में 3 नंबर, 1 नंबर आया था, 3 नंबर इस फॉर लिक्विड फंड, 1 नंबर आया था रिटर्न को लेके, रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, उसके बाद 7 नंबर आया है ये रेशियोज वगैरह को लेके, ठीक है। इसके बाद आपको मेक श्योर करना है जो NBFC है वो प्रॉपर्ली क्लासीफाई होनी चाहिए, अगर वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो, ठीक है, MFI के तरीके से। तो ये क्या होगा, एक ऑडिटर की ड्यूटी, अगर सारी कंपनीज पे क्या लगेगी, पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है जो डिपॉजिट उसके ऊपर क्या लगेगी, और अगर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके ऊपर क्या लगेगी। देन नेक्स्ट हमारा आता है केस कि भाई आपको सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसके केस में एज एन ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो मेक श्योर करे कि भाई वो सारे रिक्वायरमेंट्स या जितनी भी कंडीशन है उनके साथ कंप्लाई करें और वो अपना एक स्टेटमेंट उसमें लगा दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक बात आती है, वो आती है एक्सेप्शन रिपोर्ट को लेकर, ठीक है। बहुत सही टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन भी है इसके, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि भाई ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है, उसका ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करे, एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करे RBI के ऊपर। क्या बोलेगा वो उसमें, देखो क्या बोला है कि आपको इतनी सारी चीज़ें कंप्लाई करनी थी, तो देयर आर चांसेस कि भाई ऑडिटर को ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ क्या हुई है, ये कंप्लाई नहीं हुई है, तो इट इज़ एन ऑडिटर ड्यूटी रिगार्डिंग चेकिंग ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म कि भाई वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ अनफेवरेबल है या फिर वो क्वालिफाइड है, या ऑडिटर के ओपिनियन में उसको ऐसा लगता है कि जो कंपनी है उसने उस चीज़ को कंप्लाई नहीं किया, तो इन दैट केस कंप्लाई नहीं किया मतलब क्या, तो दे आर 3 थिंग्स कि भाई आपको क्या करने थे, आपको RBI एक्ट के चैप्टर 3B के अंदर जो भी बातें बोली गई है उसके प्रोविजंस आपको कंप्लाई करने थे। दूसरा आपको क्या करना था, NBFC एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट के जो भी डायरेक्शंस थे वो आपको कंप्लाई करने थे। NBFC नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी हो सकती है, उसके डायरेक्शंस हो सकते हैं। NBFC सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी हो सकती है, उसके डायरेक्शन हो सकते हैं, और डिपॉजिट टेकिंग कंपनी हो सकती है, उसके डायरेक्शंस हो सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई ये तीनों चीज़ों से कंप्लाई होना चाहिए। तीनों चीज़ें क्या, RBI के प्रोविजन, पब्लिक डिपॉजिट के प्रोविजन, और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के डायरेक्शंस। तो दैट इज़ फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इनके साथ कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस दे सम अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन, तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, उनका ऑब्लिगेशन है कि वो उसको रिपोर्ट करने जाए, ठीक है। तो किसको रिपोर्ट करने जाएगा, टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे भी जिसके भी सुपरविजन में वो आता होगा, वो जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो फॉल करता होगा, जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस बेसिस पे, ठीक है। आपको क्या रिपोर्ट करना है, तो आपको सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन रिपोर्ट करने जाना है, आपको कंप्लाइंस को रिपोर्ट नहीं करना है। आपको ये नहीं लिखना कि नहीं हमने सब कुछ किया है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि हमने ये चीज़ें नहीं की है, इस कंपनी ने ये नहीं किया है, तो वो आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में बताने जाना पड़ता है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे बात की गई है इंड एस को लेके। इंड एस में क्या बोला गया है, देखो कुछ बेसिक डिफरेंस भी है और कब लगता है कब नहीं लगता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करने जाएंगे कि भाई इंड एस एप्लीकेबल कब है। तो इंड एस हमारा एप्लीकेबल एनबीएफसी के ऊपर इंड एस हमारा कब से एप्लीकेबल है, तो वो एप्लीकेबल हो जाता है 1 अप्रैल 18 से। ठीक है, अगर कंपनी ऐसी थी लिस्टेड थी या फिर अनलिस्टेड एनबीएफसी थी और लेकिन उनका नेटवर्थ क्या था 500 करोड़ के ऊपर था, तो ठीक है उनके ऊपर उनकी होल्डिंग सब्सिडरी ये भी एसोसिएट सब पे लग जाएगा। 1 अप्रैल 19 से लग जाएगा सारी लिस्टेड एनबीएफसी पे, और जितने भी अनलिस्टेड एनबीएफसी हैं उनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर था, तो ठीक है। पर ये देखने कब जाना है, तो 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 18 और 19, ये तीनों चारों साल में अगर आपका कभी भी लिमिट क्रॉस होता है 250 करोड़ या 500 करोड़ का, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप में इंड एस का एप्लीकेबिलिटी करा देना है, डन। अब द पॉइंट इज़ यहाँ पे ना 2 डिविजन्स हैं, एक डिवीजन 2 है जो क्या था इंड एस अदर देन एनबीएफसीज पे लगता था, और एक है डिवीजन 3 जो है इंड एस एनबीएफसी पे लगता है। शेड्यूल 3 के 2 पार्ट थे, ठीक है। तो क्या ये जो 2 डिवीज़न है, तो क्या इसमें कोई फ़र्क है, तो हाँ इसमें 5-6 फ़र्क दिए हुए हैं, तो वो आपको याद रखना है कि क्या क्या डिफरेंस है अगर आप अदर देन एनबीएफसी और एनबीएफसी के लिए बनाने चाहते हो, तो ठीक है। तो फर्स्ट है एनबीएफसी चाहे तो वो प्रेजेंट कर सकती है अपने बैलेंस शीट के आइटम्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, ठीक है, जो कि हमारे अदर कंपनीज़ को अलाउड नहीं है। दूसरा क्या है कि भाई आप अपने क्या कर सकते हो, आप जितने भी आइटम्स हैं बैलेंस शीट को उनको क्लासीफाई कर सकते हो इनटू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट के अंदर, जबकि जो कंपनीज हैं उनको क्या करना रहता है, इनको करेंट नॉन करेंट के बेसिस पे क्लासीफाई करना रहता है। तो एक ये हमारे लिए डिफरेंस हो गया। देन नेक्स्ट अगर हम बात करने जाएँ तो यहाँ पे ना एनबीएफसी के लिए क्या करा है कि उनको ना जितने भी उन्होंने चीज़ें अदर इनकम या फिर अदर एक्सपेंडिचर में दिखा के रखी हैं, और अगर उसका अमाउंट 1% ऑफ द टोटल इनकम से ज़्यादा है, यहाँ पे याद रखना वर्ड है टोटल इनकम, अगर उनका अमाउंट 1% ऑफ टोटल इनकम से ज़्यादा है तो उनको वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना रहता है। पर वहीं पे बात करने जाए हम डिवीजन 2 अदर्स कंपनीज़ के लेके, तो वहाँ पे क्या बोला है, आपको एक्सपेंडिचर्स और इनकम को अलग से डिस्क्लोज करना है अगर वो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ज़्यादा है। तो उधर वर्ड है टोटल इनकम, इधर वर्ड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 10 लाख रुपीज़, ठीक है, 1% ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन और 10 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ हायर, अगर उससे भी ज़्यादा जा रहा है तो आपको अलग से डिस्क्लोज करना है। पर एनबीएफसी क्या बोलती है, नहीं 1% ऑफ टोटल इनकम के ऊपर गया अलग से दिखाओ, ठीक है। देन नेक्स्ट है एनबीएफसी को अलग से डिस्क्लोज करना होता है रिसीवेबल्स के अंदर कि भाई उन्होंने कोई अगर डेट लेके रखा है फ्रॉम अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से, ठीक है, या फिर उसके डायरेक्टर से जो कि उसमें पार्टनर और मेंबर्स हैं, तो आपको वो बताने जाना है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टर क्या है पार्टनर और मेंबर है, तो आपको बताने जाना है अलग से। देन नेक्स्ट है एनबीएफसी को दे आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज आइटम, ठीक है, अलग से जैसे हम क्या करते हैं कि ओसीआई का पार्ट अलग से दिखा देते हैं, पीएनएल के अंदर नहीं दिखाते, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में दिखा देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो आपको फेस ऑफ द पीएनएल के ऊपर ही बनाना है, ठीक है, आपको पार्ट्स वगैरह में दिखाने नहीं जाना है। आपको ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके एक अलग से डिस्क्लोजर देना है, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल जिसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इन क्रेडिट रिस्क है या फिर रिस्क इम्पेयर्ड है, तो वो आपको बताने जाना है। उसके अलावा आपको कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके ऊपर क्या कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस लगनी है, वो आपको बताने जाना है, ठीक है, आपको उसको डिस्क्लोज करना है इन द नोट्स, तो ये भी आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट है। तो इंड एस और एनबीएफसीज में फ़र्क है, ये आपको याद रखना है, जिसमें 1% वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इनकम, और वहाँ पे हमारे लिए है टोटल इनकम नहीं है, वहाँ पे हमारे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विच एवर इज़ हायर है, ठीक है। बाकी थोड़े बेसिक पॉइंट्स है, लिक्विडिटी वाला हो गया, फिर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हो गया, वो सब। इसके अलावा ना चैप्टर में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या बोला हुआ है, वो बोला हुआ है कारों को लेके। तो यहाँ पे एनबीएफसी के ऊपर कुछ कुछ कारों के रूल्स भी लग रहे हैं, जैसे 3, अगर मैं मेजर बात करूँ ना तो मेरे हिसाब से 3 लग रहे हैं। एक लग रहा है पैरा नंबर 3, एक लग रहा है पैरा नंबर 12 और एक पैरा नंबर 16, ठीक है। 16 हमारा किसकी बात करता था, वो तो स्पेसिफिकली इन्हीं के बारे में बात करता था, ठीक है, ये निधि कंपनी और ये सब हमारा कवर हो जाता था 12 के अंदर, और उसके बाद 3 हमारा लोन और इन्वेस्टमेंट्स की बात करता था। तो कारों हम अलग से पूरा पढ़ लेंगे क्योंकि कारों के काफ़ी सारे प्रोविज़न है, तो एक साथ ही वो सब कुछ रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है एनबीएफसी वाला। अगर बात करूँ तो पहले पोर्शन हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन, मीनिंग, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, कैटेगरीज और लेयर्स और किन किन को एग्जाम्पशंस मिला है वो। दूसरे पार्ट में अपने गए कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनकम रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग को लेके। देन फिर हमने स्टार्ट किया ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें बिजनेस पढ़ा, इंटरनल कंट्रोल देखा, रजिस्ट्रेशन देखा,
एनबीएफसी एक्सेप्टेंस, पब्लिक डिपॉजिट देखा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स देखे, फिर गए फ्रॉड के ऊपर, फिर चेकलिस्ट देखा फॉर आईसीसी कंपनी, फिर ऑडिटर की ड्यूटीज़, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके ऊपर इंडेक्स कब लगता है और क्या क्या डिफरेंस है वो। तो यहाँ पे हमारा पूरा एनबीएफसी का चैप्टर ख़त्म होता है।